चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और बढ़ते हैं। हमने आपको द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया में अब तक 3 लेक्चर डिलीवर किए हैं। हमने उसमें हर बारीकी आपको समझाई। आज यूँ समझ लीजिए कि उन लेक्चर्स का एक वाइंड अप है और आगे आने वाले लेक्चर्स का एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। लेक्चर अपने आप में बहुत दिलचस्प और बहुत सी चीज़ों पर गहरी चर्चा करता हुआ आगे बढ़ेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया, काफ़ी कुछ इसके विषय में बता दिया गया है। एक नए एंगल से इसे आज फिर चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद 10 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, अंडर द परमानेंट प्रेसिडेंट। वैसे ओवरऑल फर्स्ट मीटिंग अंडर द टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट वो 9 दिसंबर को ही हो गई थी, और वो जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने पहले 11 दिसंबर 1946 को, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 13 दिसंबर को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक ऐसे संविधान का विकास करे जिसके आधार पर भारत की राजनीति आगे बढ़ेगी, भारतीय राज की स्थापना होगी, द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टेट शब्द के कई मायने हैं, मैं कई बार आपको पॉलिटी में समझाता रहता हूँ। मुद्दा बस इसका ये समझना है कि स्टेट का मतलब है शासन, राज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिंगल लाइन है, इसको आप अंडरस्टैंड करिए। तो ऐसे में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिए, और उसके तहत फिर संविधान बन करके आता है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा स्वीकार कर लेती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे स्वीकार कर लेती है, उसे एडॉप्ट कर लेती है, और उसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को कमेंस हो जाता है, एनफोर्स हो जाता है पूरी कंट्री पे। तो इसे हम कहते हैं संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी होता है, रिपब्लिक डे भी होता है। अब यहीं से कंसेप्ट, ये रिपब्लिक डे वर्ड जो है, ये जो वर्ड रिपब्लिक है, यहीं से सारी राजनीतिक कहानी शुरू हो जाती है। मुद्दा क्या है, ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश होती है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट में क्या चेंज है। इंडियन गवर्नमेंट तो उसके पहले भी थी। 15 अगस्त 1947 के पहले अगर आप देखें तो एक इंडियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, हम ऐसा मानते थे कि ये जिनके द्वारा फॉर्म की गई है वो लोग एलियन हैं, वो बाहर से आए हैं, भारत के लोग नहीं हैं। और यहाँ पर ये एलियन जो थे, ये मेनली ब्रिटिशर्स थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, और इंडिपेंडेंस मिलने का यहाँ पर महत्व ही इस बात का है कि आपको इंडिपेंडेंस मिली एक उस गवर्नमेंट से जिस गवर्नमेंट को एलियंस रन कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स रन कर रहे थे। तो आपको इनसे इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, ये तो एज इट इज़ ही आगे कंटिन्यू होनी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट तो चाहिए, एक ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड चाहिए जो आपकी कंट्री को ऑर्गेनाइज करे, रूल रेगुलेशंस फॉलो करवाए आपसे। तो इंडियन गवर्नमेंट अब जो है ये इंडियंस के हाथ में होगी, ऐसा माना जाता है। तो एलियंस के हाथ से ये जाकर निकल करके इंडियंस के हाथ में चली गई, नेटिव्स के हाथ में चली गई। और ये जो नेटिव्स के हाथ में सरकार गई है, इंडियंस के हाथ में सरकार गई है, इसी को हमने कहा कि भाई हमें आज़ादी मिली है, हमारे अपने लोगों में, हमारे हाथ में सरकार है, मतलब लोगों के हाथ में सरकार है। अब ये जो बहुत बड़ी बात है कि लोगों के हाथ में सरकार है। अभी ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोस्टली जो भारत आज़ाद होने के बाद, ये क्या है इंडियन गवर्नमेंट? ये इंडियन गवर्नमेंट वही है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा स्थापित की गई थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर 2 जिम्मे थे। एक तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, संविधान बनाना था भारत के लिए, जिस संविधान के आधार पर भारत की आगे आने वाली राजनीति चलने वाली थी, सरकार चलने वाली थी, सरकारी ढांचा स्थापित होने वाला था।
और दूसरा, इसको जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत को चलाने के लिए कानून भी बनाने थे, तो लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर भी काम करना था। ये लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर भी इसने काम किया जब तक कि भारत को एक इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं मिल गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसका बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। तो ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी को 1950 को भारत पर लागू हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह से पॉपुलर सॉवरेनिटी को स्थापित कर दिया। तो यहीं से ये वर्ड रिपब्लिक आ जाता है कि वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट, अब ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो था ये स्थापित हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने से पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट कैसे लागू हो गया, यहाँ पर इन दो शब्दों को समझना बहुत अनिवार्य है, पॉपुलर और सॉवरेनिटी। देखिए, अब इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए कि ऐसा होता कि 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ाद हो जाता और ये जो एलियन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये भारतीय सत्ता को छोड़ करके चले जाते और इनकी जगह पर इस इंडियन गवर्नमेंट को हैंडल करते इंडियंस, यानी कि नेटिव्स, भारतीय लोग। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, अगर हम उसको 1605 भी मान लें, 1605 मान लें, जब इन्होंने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, तो इनके आने की इस डेट से पहले जो भारत में शासन था, इनफैक्ट इस डेट के बाद भी अगर हम 1857 के रिवॉल्ट तक भी देखें, जब भारत से मुग़ल बादशाह बहादुर शाह II को रंगून भेजा गया, तब तक भी अगर हम देखें तो दिल्ली में, केंद्र में तो भारतीय ही हैं, मुग़ल शासक हैं। तो इंडिया में रूलर तो इंडियंस ही थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर इसे हम एक एब्सोल्यूट डेट मान लें तो इसके पहले इंडियंस ही हैं इंडिया में रूलर के तौर पर। और फिर अगर हम 1857 के रिवॉल्ट की एक डेट लेकर के चलें, जब सही मायने में दिल्ली से बहादुर शाह को डिपोर्ट किया गया रंगून, तो फिर 1857 तक भी भारत में भारतीय शासक ही थे। तो फिर इसका क्या मतलब हो गया कि भाई अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस की होगी, क्योंकि एलियन और ब्रिटिशर चले गए। तो इसका अर्थ ये है कि भाई भारत आज़ाद हो गया। भारतीय हों या विदेशी हों, इस बात का अंतर नहीं पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो इन 1605 के पहले भारत में शासन था, जो सत्ता थी, वो रूलर्स थे। वहाँ पर जो इस्टेब्लिश था वो डिफरेंट एम्पायर थे और रीजनल लेवल पर किंगडम्स थी। ये किंगडम्स और जो एम्पायर थे, इनकी लेजिटिमेसी, यानी कि ये अपने आप को विधि सम्मत या वैधानिक जनता से अधिकार प्राप्त करके नहीं बनाते थे। ये हेरिडिटरी थे, ये वंशानुगत तरीके से चलते थे। बाप का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, और जिसके पास जितनी प्रबल सेना होती थी वही शासन स्थापित कर लेता था दूसरे राजाओं को हरा करके। तो ऐसे में ये पुलिस स्टेट्स थे, ये वॉर स्टेट्स थे, ये युद्ध करते थे अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी सेना के आधार पर, युद्ध कौशलता के आधार पर। ये दूसरे राजाओं को हराते थे, उस स्टेट को जीत लेते थे या उस किंगडम को एनेक्स कर लेते थे अपने अधीन, और फिर वहाँ के शासक हो जाते थे। इसमें जनता की राय शुमारी, जनता की भागीदारी या जनता से पूछ करके कार्य नहीं किया जाता था। ये एक बड़ी चीज़ है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि सही मायने में इंडिया की इंडिपेंडेंस का अर्थ इस बात में निहित था कि भारत के तंत्र को, भारत की सत्ता को चलाने वाली अब जो संस्थाएं होंगी, यानी कि जो इंडियन स्टेट है, उस इंडियन स्टेट को सही मायने में आगे कंडक्ट करने वाली, इंडियन स्टेट की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वो इंडियंस की होगी, इंडियंस के द्वारा होगी, इंडियंस के लिए होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि यहाँ पर मतलब ये सिर्फ नहीं है कि उसमें इंडियन होंगे तो वो एक तरह से आज़ादी है। उसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंडियंस के द्वारा होगी और वो इंडियंस के लिए होगी। इसको ज़रा समझते हैं, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि डेमोक्रेसी का यहाँ पर मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने एक गवर्नमेंट ए है। ये गवर्नमेंट ए मान लीजिए कि इंडियंस के द्वारा बनी है। गवर्नमेंट ए इंडियंस के द्वारा बनी है। थोड़ी देर के लिए सपोज़ कर लीजिए कि एक गवर्नमेंट बनी है इंडियंस के द्वारा। या मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में सपोज़ कीजिए कि पानी की कमी चल रही है और आपने पानी की पूर्ति करने के लिए
आप 100 लोगों ने मिलकर के 5 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म कर दिया। इसी तरह से आप इंडियंस से मिलकर के एक ये गवर्नमेंट बन गई। तो इसी तरह से आप में से ही 5 लोगों का एक वो ग्रुप बन गया पानी की आपूर्ति करने के लिए। बट अब मुद्दे की बात यह है कि जिसमें आप ही लोगों के वो 5 लोग बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों के पाँचों उस पानी की आपूर्ति, यानी कि पानी कहीं से भी लेकर के आएंगे तो वो आप लोगों को देंगे, ज़रूरी नहीं है। वो उस पानी का इस्तेमाल स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं या वो उस पानी को किसी और को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी अनिवार्य है कि वो गवर्नमेंट या वो ग्रुप ऑफ 5 पीपल वो आपके लिए हो, यानी कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि एक तो उसमें आप लोग हों, आप ही से में से निकले लोग हों, दूसरा वो आप ही के लिए पानी लेकर के आएंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ही की हो, ऑफ द पीपल, आप ही के द्वारा हो, बाय द पीपल, वो आप ही के द्वारा चुने जाएं। ये भी नहीं है कि आप ही में से 5 लोग थे लेकिन उसे चुना किसी और ने आकर के था, तो वो अपनी चॉइस के लोग चुनेगा, वो अपनी चॉइस के मेंबर चुन लेगा। हो सकता है उसकी चॉइस के वो मेंबर आप में से तो निकले हैं, आप 100 लोगों में से निकले थे, लेकिन वो उसके इशारों पर काम करेंगे क्योंकि वो उसकी चॉइस के थे, आपकी चॉइस के नहीं थे। या वो आपकी चॉइस के नहीं हैं, इसका मतलब वो आपके एस्पिरेशंस को नहीं समझते हैं, आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं भी उतरेंगे। तो इसका मतलब यह भी बनता है कि वो आपके ऑफ द पीपल हों, बाय द पीपल हों, फॉर द पीपल हों, आपके लिए भी हों। तो इस तरह से ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। अगर एक ग्राउंड पे भी ये फेल होगा तो डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होगी। अब ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग उसके पास पावर है, पूरा स्टेट उसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के अंडर है स्टेट, और वो पूरा का पूरा स्टेट का जितना भी अपरेटस है, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस, एवरीथिंग, सब कुछ उस गवर्नमेंट के पास है, जो गवर्नमेंट उस स्टेट को रन कर रही है। ऐसे में यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि वो जो गवर्नमेंट है उसमें जो लोग आकर के बैठे हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा चुने गए हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसे में अब एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि सपोज़ करो कि ये इंडियन गवर्नमेंट, देश आज़ाद हो गया, ये इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों की ही होती, सपोज़ करो इंडियन लोगों की ही होती, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, जिस प्राइम मिनिस्टर को आपने चुना है, आपने इलेक्शन किए, एक पार्टी मेजॉरिटी में आई, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर में और देश की आज़ादी से पहले भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनमें अंतर कैसे पता लगेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर आपके लिए काम करने वाला है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का भी एटीट्यूड बहुत ही एब्सोल्यूटिस्ट हो, ये आपकी विशेष को लेकर के काफ़ी इग्नोरेंट हो, आपके प्रति इसका बिहेवियर एरोगेंट हो। लेकिन मुद्दे की बात है कि ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, क्योंकि रिपब्लिक है। ये कैसे, मैं अभी समझाऊंगा। दूसरी बात, हो सकता है इसे चुना आपने है लेकिन ये किसी विदेशी गवर्नमेंट या विदेशी पावर के हाथ हो, उसके इशारों पे चलता हूँ, उसके लिए कार्य करता हूँ, उनके बनाए नियमों के अधीन काम करता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए 26 जनवरी 1950 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन भारत पर संविधान लागू हुआ और उस दिन सही मायने में जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद अब देश लोगों का है, गणतंत्र है, गणों का तंत्र है, लोकतंत्र है। इसलिए गणतंत्र, रिपब्लिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस दिन संविधान लागू हो गया। अब चाहे कोई भी सरकार बने, उस सरकार के लिए एक चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिस चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की जनभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, और उसका प्रावधान संविधान में है, और इस प्रावधान को कोई बदल नहीं सकता। कोई प्रधानमंत्री अगर गद्दी पर बैठ जाए और उसे ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है, इस डर से वो चुनाव के प्रक्रिया को बदल नहीं सकता, वो चुनाव से मुंह मोड़ नहीं सकता, वो चुनाव के नियमों को, प्रावधानों को ख़त्म नहीं कर सकता। और आपको बता दूं कि विश्व भर में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर किंगडम्स हैं, और उन किंगडम्स में पार्लियामेंट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, और उन किंगडम्स में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं कि पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन होना इस बात की गारंटी है कि वहाँ पर पूरी तरह से पॉपुलर सॉवरेनिटी है। वो पार्लियामेंट भी वहाँ के किंग्स ने इस्टेब्लिश की हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ के किंग के द्वारा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स ने ही बनाए हैं, जो एक तरह से किंग की पोजीशन को, पावर को, कंट्रोल को सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और लोगों को उस लेवल पर अधिकार नहीं देते।
तो वो डेमोक्रेसी एक तरह से किंग के द्वारा दी जा रही है। ये सोचने वाली बात है। ऐसे में किंग कभी भी अपनी पोजीशन को डेट्रीमेंटल नहीं होने कि नुकसान में नहीं जाने देगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो सही मायने में अब वो चाहे कल को वो किंग अगर चाहेगा, उसको दिखता है कि अगर मैंने ही इस संविधान के तहत एक चुनाव की प्रक्रिया रखी है और इस चुनाव के तहत मैं ख़त्म हो सकता हूँ, हार सकता हूँ, तो वो जब चाहेगा उस चुनाव को बदल देगा, क्योंकि वो उस संविधान में ऐसे प्रावधान रखेगा पहले से ही कि इमरजेंसी सिचुएशन आने में मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी बदल सकता हूँ, इसे चेंज कर सकता हूँ। ऐसा विश्व के कई मुल्कों में आपने देखा भी होगा। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ये मेनली हुआ और आपने देखा 2011 में अरब स्प्रिंग आई, लंबे समय से चल रहे राज शासनों को उतार करके फेंका। सही मायने में वो किंग वही किंग थे जो शुरुआती दौर में 40 साल पहले जब वह मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए तो कभी ना कभी वह भी लोकतांत्रिक ढंग से ही चुने गए थे। लेकिन आने वाले समय में सेना का सहारा लेकर के या फिर संविधान में परिवर्तन करके उन्होंने अपनी पोजीशंस को पक्का कर लिया, पैतृक बना लिया और वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर गए। इसके लिए ही लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर आंदोलन किया। तो यहाँ पर इस बात को समझना अनिवार्य है कि सही मायने में आपके पास अब चुनाव की एक प्रक्रिया है और उस चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान से आता है। उसे किसी भी स्तर पर इस प्रधानमंत्री को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। यदि उसे दिख भी रहा है कि वो हार जाएगा, मौजूदा सरकार उन चुनाव की प्रक्रिया को रद्द नहीं करा सकती, उसमें फेरबदल नहीं कर सकती, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। हाँ, इमरजेंसी कंडीशंस अलग है, उसके प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस में रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी लेवल पर चुनाव के जो मेन प्रिंसिपल को, उसके फेयर एंड फ्री इलेक्शन के सिद्धांत को अल्टर नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक संविधान है, उस संविधान में इस प्रावधान को रखा गया है और उस संविधान में इस प्रावधान को रखने का आधार यह है कि ऐसा देश के लोगों की इच्छा है और इस इच्छा को जाना, समझा और माना गया देश में चलते लंबे अभियानों से। देश में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के तौर पर, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के तौर पर जो भारत में संग्राम शुरू हुआ, एक संघर्ष शुरू हुआ स्वतंत्रता का, उसके तहत ये माना गया, ये समझा गया कि चुनाव के आधार पर चुनी हुई सरकारें, जिस चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी होती है, वही एक तरह से विधि सम्मत और वैधानिक सरकारें हैं, लेजिटिमेट सरकारें हैं। वही पॉपुलर गवर्नमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन के द्वारा चुनी गई हैं, वो पॉपुलर गवर्नमेंट कहलाने के लायक हैं। ऐसे में संविधान के अंदर यह प्रावधान कि एक चुनाव होना चाहिए, चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, यह एक तरह से भारत में गणतंत्र को स्थापित करता है, लोकतंत्र को स्थापित करता है और भारत को सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है। भारत संप्रभु है, मतलब भारत किसी विदेशी नियम के अधीन नहीं चलेगा, भारत पर किसी विदेशी शासन का, किसी विदेशी गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस नहीं चलेंगे। भारत में इनफैक्ट जो भारत के लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार है, वह भी निरंकुश होकर के, एब्सोल्यूट होकर के, अपनी विशेष के अकॉर्डिंग, अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। इंडियन गवर्नमेंट पे ना तो किसी एक्सटर्नल गवर्नमेंट का इम्पैक्ट होगा, इंडियन गवर्नमेंट अपने आप में फुल एब्सोल्यूट होगी, इंडियन स्टेट फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा, उसमें, उसकी राजनीति में, उसकी नीतियों में किसी बाहरी मुल्क का दखल नहीं होगा। संप्रभुता का एक अंग यह भी है, इसे सॉवरेनिटी कहते हैं। आप मुक्त हैं अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से। और दूसरा अंग इसका यह भी है कि आपके जो शासक हैं वह भी निरंकुश नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में सॉवरेनिटी इसी को कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो उस देश का है वह पूर्ण रूप से सशक्त है उस देश की सरकार के साथ मिलकर के निर्णय लेने के लिए, देश की सरकारों को चुनने के लिए, और वह नागरिक पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है, सेफगार्डेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजंस के थ्रू उस नागरिक के सभी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। ऐसे में यह है एक तरह की संप्रभुता कि देश जनता जनार्दन है, नागरिक संप्रभु हैं पूर्ण रूप से और उन पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पॉपुलर सॉवरेनिटी को जांचा, परखा, समझा और माना गया भारत में चलते आ रहे लंबे अभियानों के तहत जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के तौर पर चले, और उसी के तहत जो प्रोविजंस उभर करके आए, जैसे कि इलेक्शन का एक उदाहरण मैंने लिया, उसे संविधान में डाला गया। इस तरह से संविधान में प्रत्येक प्रोविज़न जो डाला गया वह यह माना गया कि जनता की इच्छा है, जनता वही चाहती है। तो इन लंबे चलते अभियानों के दौरान हमने जनता की इच्छा को असर्ट किया, जाना, समझा। तो असर्टेशन ऑफ द विशेस ऑफ द पीपल, इसकी प्रक्रिया वह लंबे अभियान ही थे, हमने उनको समझा। इसलिए वो उन अभियानों में हम, क्योंकि उनकी मांगों को
आगे रख रहे थे, इसलिए वो उन अभियानों में हमारे पीछे चलते थे, इसलिए मास स्ट्रगल बड़े स्तर पर होते थे। अगर हम मासेस को रिप्रेजेंट ही ना कर रहे होते तो फिर मासेस हमारे पीछे ही ना होते। इसी के तहत उस समय में हमारी उठाई मांगे, हमारे लिए गए मैनिफेस्टो ही एक तरह से जनता उस पर मोहर लगा चुकी है पहले ही, इसलिए उन प्रावधानों को आज हमने संविधान में डाला है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंट्री की सॉवरेनिटी को इस्टेब्लिश करता है, और ये सॉवरेनिटी किसी 5 या 10 लोगों के ग्रुप ने नहीं, किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, या किन्हीं विदेशी शासकों ने नहीं, ये जनता की इच्छा से उत्पन्न हुए डॉक्यूमेंट से आ रही है। इसलिए ये सॉवरेनिटी जो है पॉपुलर है। इसलिए ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कंट्री में पॉपुलर सॉवरेनिटी को स्थापित करता है। वो पॉपुलर सॉवरेनिटी जो लंबे चलते एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के दौरान कंसीव की गई, उन्हीं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने उन कंसेप्ट्स को, उन फेनोमेनास को वैलिडेट भी किया कि हाँ, हम इसी तरह के प्रावधान देश के लिए चाहते हैं जब देश आज़ाद हो जाएगा। उस कंसीव्ड एंड वैलिडेटेड फेनोमेनास को, उन कंसेप्ट्स को, उन प्रिंसिपल्स को जिस डॉक्यूमेंट में डाला गया है वह कॉन्स्टिट्यूशन है, और वह कॉन्स्टिट्यूशन को इसी बात से ऑथेंटिसिटी मिलती है कि वह जनता से ही उत्पन्न होकर के आया है, जनता के चुने हुए नुमाइंदों ने उसे बनाया है, और वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सप्रेस करता है। और इसी का मतलब है कि अब देश में गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए आज जुडिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, और उसके पास जुडिशियल रिव्यू के पावर्स हैं, वो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। यही कारण है कि जब भी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट एक्सट्रीम जाने लगती है, आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करने लगती है, तब जुडिशरी इंटरवीन करके स्टेट की उस एक्सट्रीम पावर को कंटेन करती है और आपके राइट्स को इंटैक्ट कराती है। सोचिए 2 क्षण के लिए कि यदि संविधान ना होता, आपके और सत्ता के बीच यदि संविधान ना आता, तो किसी भी तरह के निर्णय, पॉपुलरली इलेक्टेड ही हैं वो गवर्नमेंट, लेकिन किसी भी तरह के निर्णय वो ले सकते थे। आज हमारे सामने कई उदाहरण हैं, कई तरह के जुडिशरी के डिसीजंस आते हैं। उन डिसीजन से आपको ये पता लगता है, पीछे डिसीजन था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ये जुडिशरी ने कहा है। प्रोविज़न आया था कि राइट टू इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट है, जम्मू कश्मीर के मामले में ये हुआ था, ये भी जुडिशरी ने कहा था। तो आज स्टेट आपकी प्राइवेसी को इंक्रोच नहीं कर सकता, आज स्टेट को आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इस तरह के जो निर्णय आते हैं ये आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, जो आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए बहुत फंडामेंटल है चीज़ें, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए। यह तभी हो पा रहा है क्योंकि एक संविधान है, उस संविधान ने उस जुडिशरी को वह मैंडेट दिया है, उसके लिए उसे समूची शक्तियाँ भी दी हैं कि वो अपने इस मैंडेट को निभा सके, और वो शक्तियाँ पूर्ण रूप से इंटैक्ट रहती हैं क्योंकि संविधान है। और इसी शक्तियों के तहत जुडिशरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेती है, कुछ पॉइंट पे कंटेन कर लेती है, आपके अधिकारों को बचा पाती है। अब थोड़ी देर के लिए इस बात को समझिए कि यदि संविधान ना होता, आपने ही चुनी थी सरकार मान लीजिए कि एब्सोल्यूटिस्ट हो गई, किसी भी समय अब वो अथॉरिटेरियन कैरेक्टर अपना चुकी है, ऐसे में अब आपके अधिकार छीनना चाहती है, आपसे राइट टू इंटरनेट छीनना चाहती है, आपसे राइट टू फ्री स्पीच छीनना चाहती है, आपका राइट टू मूवमेंट छीनना चाहती है, तो आप किसके दरवाजे जाते? आप तो यही कहते कि हमने बहुत गलती की इस सरकार को चुन करके, और अब हम इस सरकार के अधीन इस तरह से नहीं चल सकते, ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के एब्सेंस में वो स्टेट बेनेवलेंट नहीं भी रह सकता था, वो डेमोक्रेटिक नहीं भी लगता आपको, वो अथॉरिटेटिव लगता आपको, और आपको ऐसा लगता कि इस स्टेट में आप कहीं एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे, ये गवर्नमेंट आपके द्वारा बनाई ही नहीं गई है, ये सत्ता आपसे जन्मी ही नहीं है, ये तो आपके विरोध में काम कर रही है। फिर एक तरह से पॉपुलर सॉवरेनिटी नहीं होती, इसे रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता था। आपके द्वारा ही चुने गए लोग, आप ही के देश के लोग, आप ही के देश की संस्था को संभालने वाले तंत्र आप ही के विरोध में जाते, तो आपको ये महसूस होता कि आज भी हालात वही हैं जो विदेशियों के समय में थे, ब्रिटिशर्स के समय में। तो आपकी पोजीशन में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ा, उसमें अंतर आए इसके लिए गणतंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए गणतंत्र की स्थापना की गई थी, इसलिए संविधान को इतना अक्षुण्ण रखा जाता है, उसका महत्व यहीं से आता है। और उस संविधान को एक पॉपुलर सॉवरेनिटी के डॉक्यूमेंट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलवेज प्रोजेक्ट किया, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसका ये महत्व था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब उसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी का एक एक्सप्रेशन बता करके प्रोजेक्ट किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर भी कुछ आरोप हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये मानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ये पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सप्रेस करता है,
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों की विल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की ही एक्सप्रेशन है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगता था। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी कांग्रेस की, कांग्रेस का दबदबा था। 298 मेंबर्स रह गए थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, क्योंकि मुस्लिम लीग उस तरफ चली गई। इसके बाद 208 मेंबर तो अकेले उसके अंदर कांग्रेस के ही थे। तो कांग्रेस मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट है एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। क्रिटिक्स का ये मानना है कि अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सही मायने में आपको एक्सप्रेस होता दिखता है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ सेकुलरिज्म, ऑफ नेशनलिज्म। ये महत्वपूर्ण चीज़ें ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी और यही आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में भी दिख रही है। तो एक तरह से उनका क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेवल पर कांग्रेस की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी उसी का लीगल वर्जन है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वो ये मानते हैं कि बहुत अति से ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर कांग्रेस के नेतागणों का था और कांग्रेस भी इस बात से चिंतित रहती थी सदा। इस बात को मैं आपको स्थापित कर दूं कि कांग्रेस भी इस बात से चिंतित रहती थी कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए, ये कैसे अधिक से अधिक लेजिटिमेट लगे। लेजिटिमेट लगने का मतलब कि लेजिटिमेट हो, ताकि इसकी स्वीकृति हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, देश सही मायने में पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सपीरियंस करे भी, सिर्फ कहने से नहीं है। एक नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस किया है वो अलग बात है, जस्टिस हुआ है वो दिखना भी चाहिए, जस्टिस होने की प्रक्रिया बतानी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को उसमें पर्पसली इंडक्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और सही मायने में एक तरह के वो क्रिटिक भी थे कांग्रेस के। मैं आपको बता दूं कि हर बार उन्होंने कांग्रेस को कई पॉइंट्स पर डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया, चाहे फिर वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो। BR अम्बेडकर वह चाहते थे लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे, इसीलिए बहुत लंबे समय तक इंटेंगलमेंट भी हुआ और आपने बाद में देखा पूना पैक्ट हुआ। सेकेंड आस्पेक्ट, जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी इंग्लैंड में, इंडिया में आगे पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा हो इसको डिसाइड करने को लेकर के, उसमें भीमराव अंबेडकर ने एक अपना व्यू प्रेजेंट किया और वो व्यू कांग्रेस के व्यूज़ से हमेशा अलग रहता था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि भीमराव अंबेडकर को इंडक्ट करना और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना, ये एक तरह से प्रोजेक्शन ही था इस बात का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ कांग्रेस की मोनोपोली नहीं है, ये एक ब्रॉड बेस्ड, कंसेंसस बेस्ड, डेमोक्रेटिकली रन होने वाली बॉडी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हो रहा है। तभी फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रॉड बेस्ड, कंसेंसस ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक और पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सप्रेस करने वाला लगता, और ये आपने देखा भी। और भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में दिन रात मेहनत भी की, विश्व भर के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा, जाना, अंडरस्टैंड किया और लगातार डिबेट, डिस्कशंस होती थी। उसके माध्यम से ही संविधान के एक एक प्रावधान को बनाया और आगे ले जाया गया। इन प्रक्रियाओं को पार करते हुए ही संविधान बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसमें कुछ मुद्दे प्रमुख थे देश के सामने, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो उस समय था वो था कि यूनिटी ऑफ द कंट्री कैसे बनाई जाए, इस बात को ध्यान में रखें। सो यूनिटी ऑफ द नेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जब तक हम इन्हें नहीं समझते कि बुनियाद किन मूल चिंताओं पर खड़ी है, चुनौतियाँ क्या थी, तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप को, स्वरूप को, उसे खड़े करने वाले प्रारूप को समझ नहीं पाएंगे। हम देश के तंत्र को समझ नहीं पाएंगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ वो कैसा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी फॉलो की गई, सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर थी, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बनाए गए, दलितों के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किस तरह के रिजर्वेशन के प्रोविज़न आए। ये चीज़ें, ये जो किया जाता है ये सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है किनको, जो चीज़ें आपके सामने चुनौतियां हैं, आप उन चुनौतियों के हल निकालते हैं और उन हल के तौर पर यह आता है, चाहे आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, चाहे आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के प्रोविजंस रखे हैं, चाहे आपने क्वासी फेडरल स्टेट इस्टेब्लिश किया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ योर आंसर टू द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। इन चुनौतियों को समझना बहुत अनिवार्य होता है
और चुनौतियाँ आधारित होती हैं कुछ मूल चिंताओं पर। चिंताएँ हमारे सामने हैं। पहला सबसे बड़ा जो उस समय रिक्वायरमेंट थी, जो चिंता थी, वो थी यूनिटी ऑफ द नेशन। एक प्लूरलिस्ट कंट्री थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त थी, ऐसे में यूनिटी स्थापित करना बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग अभी समझ आ जाएगा ये सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है। तो सोशल इंजीनियरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, इंडियाज़ प्लेस इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडियाज़ प्लेस इन इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब कि इंटरनेशनली भारत का स्थान क्या है। इन तीन मुख्य चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी था। एक तो यूनिटी ऑफ द नेशन, एक सोशल इंजीनियरिंग एंड द इंडियाज़ प्लेस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस दिशा में अलग अलग ढंग से काम किए गए और मैं इन्हीं के एस्पेक्ट से बताऊंगा कि यूनिटी ऑफ द नेशन और बाकी चिंताओं को लेकर के कैसे काम किया गया। सब सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। मुख्य बात यह है कि फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो संविधान भारत का लागू हुआ, ऐसा कहा गया कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत में स्थापित हो चुका है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक स्टेट भारत का इस्टेब्लिश हुआ। इसमें ध्यान से इस बात को समझिए, सॉवरेन शब्द पहले आ रहा है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है, गणतंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होगा। यह सभी प्रक्रिया लोकतांत्रिक इसलिए हैं क्योंकि हर प्रक्रिया का जन्म गणतंत्र से होता है, जनता से होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये दोनों चीज़ें तभी इंटीग्रिटी में रह सकती हैं, तभी ये इंटीग्रल रह सकती हैं, अखंड रह सकती हैं, अक्षुण रह सकती हैं, जब संप्रभुता हो नागरिक के स्तर पर, देश के स्तर पर। तो संप्रभुता है तो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इस पर कई क्रिटिक्स उस समय में भी खड़े हुए, क्योंकि जहां हम एक तरफ ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद आज़ादी प्राप्त करके नए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर रहे थे, न्यू इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहे थे, न्यू ऑपरेटर्स बना रहे थे, न्यू डॉक्ट्रिन्स, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू रूल्स रेगुलेशंस, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो जहां हमने ब्रिटिशर्स से डिपार्ट किया है, हम उनसे अलग हुए हैं, वहीं हमने बहुत सी चीज़ें पीछे की लेगेसी की कंटिन्यू भी की हैं। यही कॉन्टिन्यूटीज़ हैं जिन्होंने कई कॉन्ट्राडिक्शंस भी क्रिएट किए हैं इंडिया में। इन कॉन्टिन्यूटीज़ को भी समझना जरूरी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी इंडिया ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की मेंबरशिप को कंटिन्यू किया। इसके ऊपर इंडिया का क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई जब हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं तो हमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना क्यों ज़रूरी है। हमें वह रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इंपीरियल कंट्रीज़ की एक एसोसिएशन थी। ऐसे में उस इंपीरियल वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक सॉवरेन कंट्री की कोई जगह नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए ब्रिटेन ने उस कॉमनवेल्थ रूल्स में कई परिवर्तन किए गए और उन कॉमनवेल्थ रूल्स में परिवर्तन करके इंडिया को इंडक्ट किया गया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द स्फेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द अर्स्टवाइल इंपीरियल कंट्रीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी हमने रखी। जो हमारे ओल्ड रिलेशनशिप थे ब्रिटेन के साथ और उनके अंडर आने वाली वो और सारी अर्स्टवाइल कॉलोनियल कंट्रीज़ जो आज़ाद हुई थी और बाद में वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनी, हमने भी उन संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के सामने ये चिंता थी कि इंडिया खुद को इंटरनेशनली कैसे प्लेस करे। जवाहरलाल नेहरू पहले दिन से इस विषय पर काम करते रहे थे कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट इंडिया की कैसी होनी चाहिए। ऐसे में इंडिया लंबे समय तक इस आरोप से जूझता रहा था कि भारत क्लोज्ड सोसाइटी है, इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी है। एक इनवर्ड लुकिंग सोसाइटी, एक क्लोज्ड सोसाइटी होने की वजह से ही भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस लेवल पर विकास नहीं कर पाया था। यही कारण है कि इतना फ्लरिशिंग मुगल स्टेट होने के बावजूद भी, इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बेहतर होने के बावजूद भी, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास ना होने की वजह से नए तरह के हथियार, नए तरह की युद्ध पद्धतियाँ, नए तरह के उद्योग धंधों के विषय में हम नहीं विकसित हो पाए। यही कारण है कि यूरोपियंस ने ओवर पावर किया। उनकी थोड़ी सी सेना आपको अपनी नैविक शक्ति से, यानी कि अपनी नेवल पावर से धराशाही कर देती थी।
आप अभी भी तीर भाले भरछे घोड़ों से लड़ रहे थे और वो आराम से दूर से आपको गोली मार करके ख़त्म कर दिया करते थे। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों से हम चूके हैं क्योंकि हमने एक इनवर्ड लुकिंग क्लोज सोसाइटी का पालन किया। ऐसे में नेहरू कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया फ्यूचर में ऐसा रहे। इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरना था, एक बड़ी शक्ति बन करके आना था, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी कंसेप्ट को प्रमोट करना हो, चाहे पीस हो, चाहे डिसआर्मामेंट हो, चाहे ओवरऑल ग्लोबल विलेज की स्थापना, ग्लोबल सोसाइटी की स्थापना। तो इंडिया को एक लीडरशिप का रोल वहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी था। इसी के तहत संबंध विच्छेद करने को स्पेस नहीं दिया गया कि संबंध तोड़े जाएं, ऐसा नहीं है। जिस स्वरूप में आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उस स्वरूप में यदि पुराने संबंध चल सकते हैं तो उन्हें चलाया जाए, उन्हें ख़त्म क्यों करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने हम पर शासन किया 200 साल तक तो अब हमारा उनसे कोई बैर है कि हम उनसे बैर रखें सिर्फ इस वजह से कि वह हम पर शासन करते थे। इसकी वजह से हम उन एसोसिएशंस, उन ऑर्गेनाइजेशन, उन बॉडीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें हिस्सा लेकर के हम नई साइंस, नए कैपिटल, नई टेक्नोलॉजी, नए रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर क्या चल रहा है, या हम उन नीतियों में अपनी हिस्सेदारी रख सकते हैं जो नीतियाँ शायद हमको कल को नेगेटिव प्रभावित कर दें। देखिए, कई बार हमें कुछ मंचों पे, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए भी एंटर होना पड़ता है कि हम अपने लेवल पर कोई पॉलिसी बनवा चाहे ना पाएँ। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कुछ बनवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ बैठ कर के कुछ पॉलिसियाँ बनने से रोक सकते हैं। हो सकता है उन पॉलिसियों के बनने से हमें नुकसान हो सकता है, अगर हम उन्हें बनने से रुकवा दें यह भी बहुत बड़ी विजय होती है। कई बार हम सिर्फ एक साइड को देखते हैं कि भाई हमारे वहाँ प्रेजेंट रहने से क्या फ़ायदा, ना हमारे कहने पर कोई पॉलिसी बनेगी और ना हमारे कहने पर कोई नियम बनाया जाएगा नया। लेकिन हो सकता है कि कुछ नियम बनने वाले हों, आप लोगों को अपने साथ रैली करें, जोड़ें और उसे बनने से रोकें, या उसमें चेंजेस ऐसे करा दें जो पर्टिकुलरली आपको नुकसान करने वाले क्लॉजेस थे या पॉइंट्स थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले दिन से शामिल रहना ज़रूरी था, खासतौर उस दौर में जब कोल्ड वॉर का एरा था। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत होने से ही एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी जिसे आप कोल्ड वॉर कहते हैं, और ये बहुत घातक था। पूरा विश्व दो आइडियोलॉजीज़ में बट गया था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, और दो ब्लॉक्स में बट गया था, द सोशलिस्ट ब्लॉक रशियन ब्लॉक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक द अमेरिकन ब्लॉक। ऐसे में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ से अगर भारत खुद को अलूफ करता, दूर कर लेता, बाहर कर लेता, तो ऐसे में भारत को उस पूरे एशियाई रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में नुकसान भी पहुंच सकता था, क्योंकि चाइना उस पॉलिसी में इंडक्ट हो रहा था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उसमें इंडक्टेड थे और मिडल ईस्ट भी काफ़ी हद तक इंडक्टेड था, अफ्रीका का भी उसमें रोल था। ऐसे में भारत अगर खुद को पूर्ण रूप से अलग थलग रखता, नुकसान होता। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे कंसेप्ट को भी अगर आपको बढ़ाना है कि किसी के साथ भी अलाइन नहीं करना है, ऐसे में भी आपको पूरी तरह से अपने आप को सेक्लूजन में ही नहीं रखना है, अलूफ नहीं होना है इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। एटलीस्ट उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नॉन अलाइन कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए आपको किसी न किसी तरफ अलाइन होना जरूरी है, और वो अलाइनमेंट यही है कि आप उन बॉडीज़ को भी न्यूट्रल करें जो वॉर में हैं, जो युद्ध लड़ना चाहती हैं, और आप उन लोगों को एक्टिवेट करें जो युद्ध के खिलाफ हैं। इसलिए एक्टिव इंटरवेंशंस व नेसेसरी। तो यही मायने हैं इस समय में कि भाई आपने एक कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को रखा, आपने सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने के नाते भी आपने पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ पार्टी मेंबरशिप आपने कंटिन्यू की, क्योंकि आप ये मानते थे कि अगर हमारी मौजूदा इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी अगर हमें उस बॉडी में लिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं हमें स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, तो इट इज़ अ वेलकम एक्टिविटी एंड आई विल डू दैट। तो ये हुआ कॉन्टिन्यूटी के तहत पर और भी बहुत सी चीज़ें कंटिन्यू हुई, सिर्फ यही नहीं था कि कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में आपने कंटिन्यू किया। कॉन्टिन्यूटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि भारत पर कॉलोनियल इम्पैक्ट था। कॉलोनियल इम्पैक्ट इस तरह से था कि भई आपने बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के वो उस पुराने कॉलोनियल रूल में दिए गए जो लॉज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उनसे उठाए। मुद्दे की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में वन बाय वन इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश रूल के साथ, जिसकी शुरुआत 1909 में ही हो चुकी थी। एक लिमिटेड लेवल पर इलेक्शन के माध्यम से इंडियंस को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह देनी शुरू कर दी गई थी। 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जो मैंने 1909 का कहा वो मोरले-मिंटो रिफॉर्म था, जो 1919 में आया, ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से आपने ये देखा कि प्रोविंसेस के लेवल पर डायरकी आई, यानी कि
जो सरकार है वो आधी आधी रहती थी प्रोविंस के लेवल पर, आधी सरकार वो होती थी, वो मंत्री जो कि गवर्नर के ही काउंसिल के मेंबर होते थे, तो वो गवर्नर के द्वारा चुने हुए लोग होते थे, लेकिन आधे मंत्री वो होते थे जनता के द्वारा चुने होते थे, गवर्नर के साथ मिलकर काम करते थे। तो पॉपुलर रूल आधा आ गया था राज्यों में, इसे द्वैत शासन कहते हैं, डायरकी। सेकंड, 1935 में जब आप गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने काफ़ी बड़े स्तर पर आपको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया, जिसके तहत प्रोविंसेस में डायरकी खत्म हो गई, द्वैत शासन क्या चला गया, एकात्मक शासन आया, भारतीयों का शासन आया। ये बड़ी चीज़ है। सेंट्रल लेवल पर आपने डायरकी लागू करा दी अब कि अब यहाँ पर भी पॉपुलर गवर्नमेंट इंड्यूस की जाए, लेकिन पार्शियल मैनर में, कंप्लीटली नहीं। उसके लिए डायरकी सेंटर में आ गई। हालांकि सेंटर वाला प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कभी लागू नहीं हो पाया, प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन बताना अनिवार्य है। और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के कंसेप्ट को आपने प्रपोज किया, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि एलियन थे, फॉरेनर थे, ऑलवेज पावर इस लेवल पर अपने कंट्रोल में रखी जाए कि कभी भी ब्रिटिश इंटरेस्ट हार्म ना हो। इसके लिए जो सरकार है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जिस पर कंट्रोल गवर्नर जनरल है, उसके पास कुछ इमरजेंसी और डिस्क्रिशनरी पावर रखी, जिसके तहत वो अपनी लेजिस्लेचर के निर्णयों को ना भी मान सकता था, बदल भी सकता था, और अगर निर्णय हो भी गए हैं उसके बाद इमरजेंसी पावर्स थी, वो इमरजेंसी लागू कर सकता था। इस तरह की ताकतें प्रोवाइड की गई थी उस समय में। तो अब सही मायने में अगर हम देखें तो 1909 का, 1919 का, 1935 का ये जो एक्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड था, इसमें से 1919 का 1935 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सीधे लगभग 250 प्रोविजंस आपने उठा लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप भारत की आज की डेट में बात करें तो जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, ये भी एक मायने में आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठाया है, लेकिन उस फेडरलिज्म के कंसेप्ट में भी आपने परिवर्तन किए। तो कंसेप्ट्स कॉन्टीन्यूटी के मायने में देखें कि क्या कंटिन्यू हुआ, तो उस कॉन्टीन्यूटी में जो ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस और ब्रिटिश समय में लॉज फॉलो किए गए थे, उनको कंटिन्यू किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 के बाद। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे और उनमें परिवर्तन किए गए। इंडिया में कंसेंसस हुआ, इंडियन यथास्थिति को समझा गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहती है कि लोगों के परसेप्शन के मुताबिक जो परिवर्तन करने चाहिए थे वो परिवर्तन हमने इनमें किए, उन चेंजेस को हमने इंड्यूस किया और इसके बेसिस पर हमने उन प्रोविजंस को रिटेन किया। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि परसेप्शन लोगों का नहीं था, परसेप्शन कांग्रेस का था, और कांग्रेस की ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसे बयान देना और कांग्रेस के लीडर्स का ये बयान देना कि भाई हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये कंसेप्ट उठाया और उसमें से हमने ये फेडरलिज्म भी उठाया, जिसमें हमने सेंट्रलाइज टेंडेंसी ज़्यादा कर देनी है, और ये जनता का ही एक परसेप्शन है, हम उसी परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है। परसेप्शन कांग्रेस का है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा है संविधान बनाने वाली सभा में। इसके बेसिस पर फेडरलिज्म का कंसेप्ट आया। फेडरलिज्म के कंसेप्ट में बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है।